हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्ट 3 की शुरुआत में हम देखते हैं जीवन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी और उसके साथ अपने डैड से बातें भी कर रही थी। डैड कह रहे थे आज उसकी ग्रैंड माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अगर वो ये काम कर दे तो बहुत अच्छा होगा। वो पूछती है ग्रैंड माँ को हुआ क्या है जो उन्हें डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। डैड कहते हैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके पुराने अल्जाइमर का टेंशन हो रहा है उन्हें, तो एक बार अगर डॉक्टर उन्हें देख ले तो बहुत अच्छा होगा। जीवन कहती है ठीक है डैड, दोपहर को मैं दादी माँ से मिल लूँगी और अभी उसे काम के लिए देर हो रही है। ये बोल के वो कॉल को कट करके जल्दबाजी में घर से निकल जाती है। ऑफिस जाने के समय वो एक कैफ़े में रुकती है जहाँ पे वो एक सफ़ेद बैग देखती है और वहाँ पे लिखा था बिजनेस कार्ड दिखा के कोई भी ये बैग ले जा सकता है। तो वो अपने बिजनेस कार्ड निकालने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो कल रात रेस्टोरेंट पे अपने बिजनेस कार्ड भूल आई है। आगे हम देखते हैं उसे सियोन हो कॉल करती है, जहाँ पे जीवन उसे समझा रही थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से जाके एक बार बात करना चाहिए। इससे बात बने या ना बने, लास्टली क्या सिचुएशन होता है ये उसे पता तो चलेगा। सियोन बताती है वो पैचअप करना तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि इतने रात एक लेडी के साथ वो बेडरूम में क्या कर सकता है। वैसे तो मेरे लिए चिंता मत कर, मैं एक अच्छी लेडी की तरह ये बातें संभाल लूंगी। वैसे मेरे लिए प्रे करना। आगे हम देखते हैं सियोन हो वोमिन के घर में रह रही थी। इधर वोमिन अच्छा सा एक ड्रेसअप करके निकल रहा था, तो वो पूछती है वो कहाँ जा रहा है इतना सज धज के, और आज उसने बाल भी सही किया है। तो वो कहता है वो बस घूमने जा रहा है अपने साइकिल पे। और वो ये भी पूछती है उस वन नाइट स्टैंड के बाद उन दोनों के बीच में कोई बात आगे बढ़ा भी। तो वो बैठ के अच्छे से कहने लगता है नहीं, बात तो कुछ नहीं बना, लेकिन मुझे अभी भी ये लगता है कि वो सिर्फ मेरा है, और वैसे भी हम दोनों के बीच में अब कुछ नहीं है, तो हम उस दिन की तरह कभी भी हैंग आउट कर सकते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि मुझे इन सब के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठाना पड़ेगा, और मैं जब भी चाहूँ और कोई लड़की के साथ भी हैंग आउट कर सकता हूँ। जो सुन के सियोन हुआ बहुत ज़्यादा नाराज़ होने लगती है उसके ऊपर, तकिया फेंक के मारती है कि वो एक लड़की से प्यार करेगी और एक लड़की को डेट करेगी। अगर वो ऐसे ही ख्यालात रखेगा तो सियोन हो उसे दोस्ती तोड़ देगी, और वो मीन उसे मुंह दिखा के चला जाता है। इधर यूजिन अपनी कंपनी में पहुंच गई थी, लेकिन उसे अंदर जाने से एक स्टाफ रोक लेती है और दिखाने लगती है कि आज मिस होंग आई है और सीईओ उनके नखरे उठा रही है। तो उसका मानना यह है कि उन दोनों को अंदर ना जाना ही ठीक होगा। तो जीवन कल रात की उस घटना के बारे में सोचने लगती है, और इधर मिस हांग को तो कुछ पसंद ही नहीं आ रही थी। सीईओ कहती है उसे पता है कि उनका टेस्ट कैसा है, तो वो एक ड्रेस निकाल के दिखाती है, लेकिन वो ड्रेस भी उन्हें पसंद नहीं आता। तभी वहाँ पे जीवन आती है, तो मिस होंग उसे देख के डेविल स्माइल करती है और उसके सामने आके कहती है मिस आन ने मुझे बताया है तुम ऑड्रे का स्टाफ हो। और वो कहने लगती है मिस आन ने तुम्हारा नाम ली है और ये बात तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ी बात है, तो अब तुम ही मुझे ड्रेस सिलेक्ट करके दोगी। तो जीवन कहती है वो कोई स्टाइलिस्ट नहीं है, यहाँ पे वो ब्रांड मार्केटिंग का काम करती है, तो उसका चॉइस उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मिस होंग कहने लगती है ये सब तुम लोगों को पहले सोचना चाहिए था। जेडी तुम लोगों का कपड़े पहनने वाली है, तो मैं अब ज्यादा एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली हूँ। ये सब बातें सुन के जीवन बहुत ज्यादा नाराज होने लगती है। तो सीईओ कहती है वो अभी उसे समझा के आ रही है। साइड में लाके सीईओ से पूछने लगती है वो उससे ऐसे बिहेव क्यों कर रही है, उन दोनों में क्या कुछ हुआ है, क्या वो ड्रिंक करने के बाद कुछ की थी। जीवन कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, भला वो ये सब क्यों करेगी। सीईओ कहती है फिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, जाओ उनसे जाके बात करो ठीक से। जीवन कहती है उसे उसका बिहेवियर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सीईओ उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि लास्ट बार के लिए वो ये सब संभाल ले। इधर जोसेफ और उसका असिस्टेंट एस्थर बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि उनका नेक्स्ट ड्रेस कैसे बनने वाला है। जोसेफ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो वो दूसरे आर्टिस्ट का ड्रेस देख रहा था, और जहाँ पे जोसेफ अपने ख्यालात को बताता है कि वो अब किसी न्यू ब्रांड के साथ जुड़ना चाहता है। एस्थर कहती है ऐसे भी हम इतना ज्यादा फेमस नहीं है। जोसेफ कहता है फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए। एस्थर कहती है ठीक है, फिर आप बताइए कि किस किस के साथ आप बात करना चाहते हैं। तो जोसेफ रैंडमली कुछ चॉइस कर लेता है, तो एस्थर भी टाइम को ना गवा के अभी उसके साथ चलने के लिए कहती है। इधर मिस होंग तो ऑड्री में ही बैठी हुई थी, मतलब जी उनकी कंपनी का नाम है ऑड्री। सीईओ आके पूछती है क्या वो चियोंगदम फैशन सर्कल लंच ऑन में नहीं जाने वाला। वैसे देखा जाए तो ये एक फैशन इंडस्ट्री का पार्टी होने वाला है, वो चाहे तो वो दोनों एक साथ जा सकते हैं। मिस होंग कहती है आज उसका मूड नहीं है तो वो नहीं जाएगी। तो सीईओ उससे सॉरी करने लगती है कि वो अपने स्टाफ को अच्छी तरीके से सिखा नहीं पाई।
तभी जीवन मिस होंग के लिए ड्रिंक लेके आती है। वो बस जा ही रही थी, इतने में मिस होंग कहती है कल रात उसका नींद अच्छे से नहीं हुआ, तो उसे नहीं पता कि वो कार चला भी पाएगी या नहीं। तो सीईओ आज जीवन को ड्राइव करने के लिए कहती है और मिस होंग अपना चाबी उसके सामने रखती है। जीवन ये भी कहती है कि आज दोपहर को उसका और कोई शेड्यूल है, लेकिन सीईओ उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो वो मना नहीं कर पाती। जिसके बाद वो अपने डैड को कॉल करके पूछती है कि ग्रैंडमा वहाँ से निकल गई है या नहीं। अगर ना निकला तो वो उसे मना करेगी आ जाने के लिए, लेकिन डैड कहता है कि वो तो निकल गई कब की। तो जीवन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि वो अब क्या करेगी। सोचती है कि इससे वो हेल्प मांगेगी। तभी वोमिन का कॉल आता है। वो पूछने लगता है कि वो आज क्या कर रहा है, क्या वो फ्री है। जीवन बताती है वो बहुत ज़्यादा लकी है, लेकिन उसकी तरह लकी वो नहीं है, तो वो नहीं आ पाएगी। फिर वो उसे कहता है क्या वो लंच पे जाएगी, लेकिन वो उसे मना करती है क्योंकि आज उसका बहुत इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन फिर कुछ सोच के कहती है वो अपनी इतनी अच्छी फ्रेंड को मना नहीं कर सकती। लेकिन आज लंच पे उन दोनों के साथ और कोई आने वाला है। आगे हम जीवन की दादी माँ को देखते हैं जो एक शॉप के सामने खड़ी थी। तभी वहाँ पे वोमिन भी आता है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है और पूछता है क्या मैं आपको याद हूँ। फिर डिस्क्राइब करने लगता है कि उसने उसे कहाँ देखी है। दादी माँ बताती है उसे सब कुछ याद है, वो जीवन के साथ डेट पे गया था और कुछ हफ्ता पहले तो जीवन बहुत ज़्यादा रो रही थी जब तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इधर जीवन मिस होंग को अपनी जगह पे छोड़ के उनके कार के अंदर बैठी थी और दादी माँ से मिलने जाने के लिए वो लेट भी हो रही थी। तो वो सोचती है ये चाबी मिस होंग को दे के वो यहाँ से निकल जाएगी और मिस होंग सीईओ के साथ वापस आ जाएगी। तभी दोयोंग उसे कॉल करता है, वो रेस्टोरेंट वाला लड़का। वो कहने लगता है उसके बिजनेस कार्ड उसके पास है, अगर ये उसे चाहिए तो आज रात डिनर पे उसके साथ आना पड़ेगा। जीवन कहती है आज वो बहुत ज़्यादा बिजी रहेगी तो वो रात को नहीं आ पाएगी, कल सुबह 11 बजे। दोयोंग कहता है लेकिन रात को ही डेट अच्छा लगता है, ठीक है कोई बात नहीं, और फिर कॉल कट कर देता है। इधर फैशन इंडस्ट्री का पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे नामजीन उसके फादर के साथ था और उसका डैड मिस आन के साथ उसका मुलाकात करवा देता है। मतलब नामजीन फैशन इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन उसका डैड है, तो अब उसका डैड का काम उसे ही संभालना पड़ेगा। मतलब वो भी अब फैशन इंडस्ट्री में ही काम करने वाला है। इधर पार्टी शुरू हो गई थी जहाँ पे मिस आन स्पीच दे रही थी और नामजीन के बारे में बहुत अच्छा बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे जीवन आती है तो सीईओ उसे इशारा करके बुलाती है और वो जब मिस होंग को चाबी देने के लिए जाती है तब नामजीन को देखती है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और मिस होंग उसे पीछे हटने के लिए कहती है तो जीवन नीचे गिर जाती है और मिस होंग के कपड़ों के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है। और मिस हान वहाँ पे जीवन को देख के बोलती है तुम जहाँ पे भी जाते हो ऐसे ट्रबल क्रिएट करते हो क्या। और इतनी एम्बेरसिंग सिचुएशन से बचने के लिए वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जीवन के पीछे पीछे नामजीन आता है। वो उससे कहने लगता है कि उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मेरे आने से यहाँ पे कुछ भी अच्छा हुआ है। वो कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार कॉल किया है, तुमने देखा। वो कहती है कैसे देखूंगी, मैंने तो तुम्हें ब्लॉक कर दिया है। और नामजीन उसे हैंकरचीफ देते हुए कहता है उसे इससे कुछ बात करना है तो इस बार वो कॉल को पिक कर ले और जीवन को अपनी ध्यान रखने के लिए कह के वहाँ से चला जाता है। और ये सब दूर से मिस होंग और सीईओ देख लेती है। इधर वो मीन दादी माँ को लंच पे लेके आया था जहाँ पे दादी माँ उससे कह रही थी तुमने जीवन से माफ़ी नहीं मांगी। ब्रेकअप के बाद वो बहुत ज़्यादा रोई थी। इन्हीं बातों के दौरान जीवन वहाँ पे आ जाती है और दादी का तबीयत का पूछने लगती है और वो दादी के बैग के ऊपर एक स्कार्फ देख के पूछती है उसने ये स्कार्फ अपनी बैग पे लगा लिया, वैसे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। तब दादी माँ कहती है ये तुम्हारी दादा ने मुझे प्रपोज करते वक्त दिया था तो बहुत खूबसूरत तो होगा ही। तो जीवन कहती है अगर ये कहीं पे गिर गया तो, और वो स्कार्फ दादी माँ के गले में बांध देती है। और इधर सियोनू अपने बॉयफ्रेंड से मुलाकात करने आई थी जहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कह रहा था कि उसकी वजह से ही उसका इतना बड़ा शो खराब हो गया है और उसे सिर्फ इस बात का ही फिक्र है कि उसने उसके साइड क्यों नहीं लिया। और फिर एक्सप्लेन करने लगता है उस रात मिस होंग उसे दिलासा देने आया था और तभी उन पर वाइन गिर गई थी और वो कपड़े बदलने के लिए गई थी और तभी मेरे खिड़की में कोई पत्थर फेंक के मारा था और मैंने तो देखा तुम उस लड़की के साथ थी। तब सियोनू कहती है अगर मैं ही वहाँ पे गलत थी तो तुम उस वक्त पे मुझे समझाई क्यों नहीं, रोकी क्यों नहीं। तब उसका बॉयफ्रेंड कहने लगता है मैं तुम्हें भला क्यों समझाऊंगा, और कहने लगता है वो तो हमेशा ही मॉडल्स को कपड़ों के बिना दिखता है और उसकी अपनी गर्लफ्रेंड भी एक मॉडल है
तो उसे ये बात समझना चाहिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ये बात सुन के ही सियोन हो उसके ऊपर वाइन फेंक के मारती है और कहती है ये मैंने गलती से नहीं किया, मैंने बहुत सोचने के बाद ये कदम उठाया है, और ये बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर जोसेफ अपने असिस्टेंट के साथ जाके सभी जगह पे अपना कपड़ा बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ पे सभी उन्हें रिजेक्ट कर रहे थे। इधर जीउन अपनी दादी माँ को एक कार में बैठा के घर की तरफ भेज देती है। तभी वहाँ पे एक नर्स आके दादी माँ का वो स्कार्फ देती है। वो कहती है वो हॉस्पिटल में ये स्कार्फ भूल आई थी। रात में सियोन हो वोमिन के होटल के सामने खड़ी थी, जहाँ पे वोमिन उसे उदास देख के पूछता है उसे क्या हुआ है, क्या वो उसके साथ बैठ के फ्राइड चिकन खाएगी। तो वो कहती है नहीं। क्या वो उसके साथ सेक्स करेगा? अगर नहीं तो उसे घुमाने ले जाना पड़ेगा। मतलब बातें मनवाने का भी कोई हद होता है। ये बात सुन के वोमिन को तब उसे घुमाने ले जाना पड़ता है। अपने स्टूडियो में बैठ के कपड़े सिलेक्शन कर रही थी, तभी वहाँ पे उसका तीनों दोस्त आके उसे डरा देता है। फिर सभी वहाँ पे ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, जहाँ पे सियोन हो उसे बताती है कि आज उसने बहुत अच्छा काम की है, उसने अपने बॉयफ्रेंड से बदला ले लिया। फिर सुबह जियोन अपनी बिजनेस कार्ड को लेने के लिए उस रेस्टोरेंट बॉय से मिलने आती है, जहाँ पे वो पूछती है क्या तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो? तो वो कहता है हाँ उसने पता लगा लिया है, और पिछले हफ्ता ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने तुम्हें डम कर दिया है। और फिर पूछता है क्या वो यहाँ पे कुछ खाएगी, और उसे नूना कह के पुकारती है। जियोन कहती है वो उसे पहचानती तक नहीं, और वो अभी तो मिली है और अभी वो उसे नूना कह के पुकार रही है। वो कहता है लड़कियों को तो ये सुनने में अच्छा लगता है। जियोन तब पूछती है उसके पास ऐसी बातों के लिए टाइम नहीं है, उसे कितना पैसा चाहिए। दोयोंग कहता है वो तो बस उसे ये देना चाहता था, वैसे वो उसका ये बर्गर का पैसा भर दे। और फिर वेटर से पेन लेके उसके हाथों पे अपना नंबर दे देता है। इस सब से तो जियोन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। आगे हम देखते हैं वो जेडी की ड्रेस सिलेक्शन करने के लिए आई थी, जहाँ पे मिस होंग उसका चॉइस किया हुआ हर एक कपड़े को हटा रही थी। तभी वहाँ पे जेडी आती है, और वहाँ पे आके वो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी, और वो मिस होंग को जो जो बातें कह रही थी मिस होंग वही बातें मान रही थी। वो ये भी कहती है कि वो खुद का ड्रेस खुद ही सिलेक्ट करेगी। तो फिर वो जाके ड्रेस सिलेक्ट करने लगती है। जियोन वहाँ पे जाके जेडी के लिए कुछ कपड़े सिलेक्ट करती है, लेकिन जेडी कहती है ये सब कपड़े उसे पसंद नहीं है। जिसके बाद वो मिस होंग के पास आके भी बताती है इसके बारे में, लेकिन मिस होंग उसे चुप करा देती है। तो अब वो खुद ही जाके जेडी से बातें करती है कि उसने बहुत मेहनत करके उसके लिए कपड़े चॉइस किया है, तो अब वही कपड़ा उसे पहनना पड़ेगा। और वो अपनी इस बातों को सभी को बताने के लिए सभी से लड़ने लगती है, और इस बर्ताव को देख के जेडी कहती है वो ये काम नहीं करेगी। और इस सब के बाद जियोन को बाहर निकाल दिया जाता है। तभी उसके पास वोमिन का कॉल आता है। वो कहता है उसका डैड उसे कॉल कर रहा था क्योंकि उसका दादी मिल नहीं रही है। ये सुन के जियोन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वो भाग के जाती है अपने डैड के पास। वोमिन भी वहाँ पे आया था। तीनों मिल के हर जगह पे दादी को ढूंढते हैं, लेकिन दादी कहीं पर भी नहीं थी। तभी सीईओ जियोन को कॉल करती है। वो कहती है जियोन ने वहाँ पे उनका सारा कपड़ा रख के चली आई, और उन सब कपड़े को अभी ले आने के लिए कहती है। उसकी सिचुएशन को समझ के वोमिन कहती है तुम जाओ, हम संभाल लेंगे। और वोमिन अचानक से जियोन के गले का स्कार्फ दे के कहता है शायद उसे पता है कि दादी कहाँ गई है। और वो जियोन का स्कार्फ लेके सीधा भाग के जाता है हॉस्पिटल के पास, जहाँ पे वो दादी को लेके चेकअप करवाने गए थे। दादी माँ वहीं पे बैठी थी। वोमिन जाके वो स्कार्फ दादी माँ को पहनाता है। वो कहता है उसे लगा ही था कि वो यहाँ पर ही होगी। और फिर दादी माँ का हाथ पकड़ के वो घर की तरफ ले आने लगता है। इधर जियोन को देखते हैं जहाँ पे मैनेजर उससे कह रही थी कि उन्हें नहीं लगता कि वो लोग उनके साथ काम कर पाएंगे। जियोन उससे और एक मौका मांगती है, और नामजिन खड़े होकर ये सब दूर से देख रहा था। वहाँ से निकल के वो वोमिन को इस बारे में सब कुछ बताती है, और आज सब कुछ के लिए वोमिन को वो थैंक यू भी कहती है। वोमिन उसके सामने ही खड़ा था। तभी वो उसे पुकारता है, और पीछे से नामजिन भी उसी टाइम पे उसे पुकारता है। और जियोन कॉल रख के नामजिन के साथ बात करना शुरू कर देती है, और वोमिन ये देख के उदास होकर वहाँ से चला जाता है। नामजिन उससे कह रहा था चलो मैं आज तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। जियोन कहती है इसका कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे तुमने सही कहा था, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं हैं। तुम जाओ, जाके ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें समझ सके, और मैं किसी ऐसी को ढूंढती हूँ जो मुझे समझ सके। ये कहने के बाद वो टैक्सी में बैठ के चली जाती है। फिर वो घर लौटती हुई वोमिन से कॉल पे बातें करती है, जहाँ पे वोमिन उससे पूछ रहा था क्या वो दोनों आज मिल के ड्रिंक कर सकते हैं। जियोन कहती है आज वो अकेली रहना पसंद करेगी। जिसके बाद जियोन पूछती है क्या तुम्हें वाकई वो स्कार्फ याद नहीं है?
तुम्हारे पास वो टाई अभी तक है जिसमें वो स्कार्फ की तरह पैटर्न है? हमारे फर्स्ट एनिवर्सरी के समय हमने वो स्कार्फ और टाई पहन के फ़ोटो खिंचाए थे। वुमिन कहता है, लेकिन वो तो तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे दादी माँ को दिया था। जियून कहती है, वो बहुत पहले ही ख़राब हो चुकी है। जब हमारा ब्रेकअप हो गया था तब मैंने अपना स्कार्फ दादी माँ को दे दिया था। वैसे मुझे लगा था कि तुम्हें ये याद होगा। खैर जाने दो, लगता है तुम्हें ये सब याद नहीं है। फ़ोन रखने के बाद वुमिन को अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी याद आने लगता है जब उन दोनों ने मिलकर फ़ोटो खिंचवाए थे। इधर वुमिन के साथ सियोनहो आके भी ड्रिंक करने लगती है और इधर जीवन इतना ड्रिंक कर लेती है कि वो सो जाती है। वुमिन उसे कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन बंद होता है और उसी बार में नामजिन उसे मिल जाता है। वो देखता है वो बेहोश है और ये देख के वो अपने साथ उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पे दोयोंग आ जाता है। वो नामजिन से कहता है जीवन के ऊपर से अपना हाथ हटाओ और इधर वुमिन जीवन के लिए परेशान हो रहा था। यहीं पे ही ये एपिसोड ख़त्म होती है। ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।